हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि IAS यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर्स के सितंबर माह में वृद्धि के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक सितंबर में इस क्षेत्र की वृद्धि में 5.2% की गिरावट आई है। पिछले साल सितंबर माह में 8 कोर सेक्टर्स में 4.3% की वृद्धि हुई थी। इन 8 क्षेत्रों में 7 की वृद्धि में कमी आई है। केवल फर्टिलाइजर सेक्टर के उत्पादन में 5.4% की वृद्धि हुई है। कोयला उत्पादन में 20.5% की कमी आई है। 8 कोर सेक्टर में शामिल क्षेत्र हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और विद्युत। इनमें से इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा भार रिफाइनरी उत्पाद का है। यह 8 कोर क्षेत्र इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP में शामिल आइटम्स में 40.27% भारांश रखते हैं। इसलिए इसका असर IIP पर भी पड़ेगा। IIP और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने बेरोजगारी पर आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर 8.5% रही। यह अगस्त 2016 के बाद से सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक शहरी बेरोजगारी दर 8.9% रही, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.3% रही। राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा और हरियाणा में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा रही। सबसे कम बेरोजगारी दर तमिलनाडु में रही। यहां 1.1% बेरोजगारी दर पाई गई। राजस्थान में सितंबर से अक्टूबर के बीच बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स द्वारा जारी एक रिसर्च पेपर इंडियाज एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के मुताबिक 2011-12 और 2017-18 के बीच लगभग 9 मिलियन नौकरियां कम हुई हैं। यह रोजगार में लगभग 2% की गिरावट को दर्शाता है। वहीं कृषि रोजगार में 11.5% की गिरावट आई है। इसी दौरान सेवा क्षेत्र में रोजगार में 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। इस पेपर में प्रकाशित डेटा के मुताबिक रोजगार में कमी आ रही है। साथ ही ऐसे लोग जो श्रम बल, शिक्षा और प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। विनिर्माण क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र में रोजगार में आने वाली कमी अच्छे संकेत नहीं है। कस्टम क्लियरेंस को आसान बनाने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने 2 नई IT पहलें आइसडैश और अतिथि लॉन्च की हैं। इन पहलों के शुरू होने से कस्टम क्लियरेंस की ई-फाइलिंग हो सकेगी, जिससे उनकी मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। सरकार इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दे रही है। आइसडैश भारतीय सीमा शुल्क का एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डैशबोर्ड है, जिस पर विभिन्न पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर आयातित कार्गो की कस्टम क्लियरेंस की दैनिक मॉनिटरिंग दिखाई जाएगी। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से CBIC द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधाओं के लिए अतिथि नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए वे एडवांस में कस्टम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक भाग है। यह सीमा शुल्क के कलेक्शन और लेवी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल और इंटीग्रेटेड GST संबंधित नीति निर्माण का कार्य करता है। भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ने सिफारिशें जारी की हैं। इस ग्रुप ने अनुमान किया है कि भारत विदेशों में छिपी $500 बिलियन ब्लैक मनी को एलिफेंट बॉन्ड के जरिए रिकवर कर सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले साल अर्थशास्त्री सुरजीत S. भल्ला की अध्यक्षता में इस हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया था।
आपको बता दें कि एलिफेंट बॉन्ड 25 साल की अवधि वाले सरकारी बॉन्ड हैं। इसके जरिए लोग अपनी छुपी हुई आय को प्रकट कर सकते हैं। इसके तहत लोगों को अपने काले धन का 40% आवश्यक रूप से निवेश करना होगा। यह निवेश केवल अवसंरचना से संबंधित कार्यक्रमों में किया जा सकेगा। इस प्रस्तावित एलिफेंट बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी प्रकट करने पर किसी भी तरह की पेनल्टी का प्रावधान नहीं होगा। ग्रुप ने इंडोनेशिया द्वारा अपने यहाँ ब्लैक मनी के लिए चलाई गई इस तरह की योजना की सफलता का हवाला भी दिया है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने एक रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम की इस रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे और भारत सहित दुनिया भर में वित्तीय समावेशन के लिए अनुकूल वातावरण में काफी सुधार हुआ है। भारत गैर बैंकिंग निकायों को ई मनी इशू करने की अनुमति देने, ग्राहकों के लिए तत्परता दिखाने और प्रभावी वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के मामले में टॉप देशों में शामिल है। देश में वित्तीय समावेशन के लिए और बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने के मकसद से RBI ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा तैयार किया है। रिपोर्ट में 4 पैरामीटर्स के आधार पर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने वाले अनुकूल वातावरण का विश्लेषण किया गया है। इन पैरामीटर्स में गैर बैंकिंग निकायों को ई मनी इशू करने की अनुमति देना, वित्तीय सेवा एजेंट्स की उपस्थिति, ग्राहकों के लिए तत्परता दिखाना और प्रभावी वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 4 देश कोलंबिया, भारत, उरुग्वे और जमैका ने ही सभी 4 पैरामीटर्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, भारत, मैक्सिको, तंजानिया और उरुग्वे उन टॉप देशों में शामिल हैं जो जमा, बीमा या संरक्षण के जरिए ई मनी को सुरक्षा देने में सफल रहे हैं। हाल ही में WTO के एक फैसले में भारत को प्रोहिबिटेड सब्सिडीज को रोकने के लिए कहा गया है। दरअसल पिछले साल US ने WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में भारत के खिलाफ शिकायत की थी। पैनल द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को इन सब्सिडीज को रोकने के लिए 90 से 180 दिनों का समय दिया गया है। US सरकार के मुताबिक भारत द्वारा कुछ योजनाओं में दी जाने वाली सब्सिडीज बहुपक्षीय व्यापार निकायों के मानकों का उल्लंघन करती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत द्वारा कुछ निर्यातोन्मुख योजनाओं में सीमा शुल्क और IGST में दी जाने वाली छूटें WTO के SCM एग्रीमेंट यानी सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मानक समझौतों के अनुरूप नहीं है। US सरकार की माने तो इनमें इंडियाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स यानी EOU स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स स्कीम्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा भारत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स भी देता है। 2000 से 2017 के बीच सेज के द्वारा होने वाले निर्यात में 6000% जबकि EOU से होने वाले निर्यात में 2000 से 2016 के दौरान 160% की वृद्धि हुई है। WTO के इस फैसले से निर्यात क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, इसलिए भारत इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। आपको बता दें कि WTO के सदस्यों के बीच उरुग्वे दौर की वार्ता पर होने वाले किसी विवाद के संबंध में डील करने के लिए जनरल काउंसिल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को आमंत्रित करती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सितंबर माह का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP जारी किया है। सितंबर में IIP 123.3 रहा। यह पिछले साल की तुलना में 4.3% कम है। यह पिछले 8 सालों से सबसे ज्यादा गिरावट है। नवंबर 2012 के बाद यह पहली बार है जब IIP के तीनों क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडेक्स में सितंबर 2018 की तुलना में खनन क्षेत्र में 8.5%, विनिर्माण क्षेत्र में 3.9% और विद्युत क्षेत्र में 2.6% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 3 क्षेत्र खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र हैं। इनमें खनन क्षेत्र का भारांश 14.37%, विनिर्माण क्षेत्र का भारांश 77.63% और विद्युत क्षेत्र का भारांश 7.99% है। इसके तहत कुल 839 आइटम्स शामिल हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी अधिसूचित की है। इसका मकसद स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्योग विभाग, एक्सटेंडेड
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ काम करेंगे। इसके लिए वाहन निर्माताओं को खराब वाहनों को स्क्रैप के लिए देने पर नए वाहन की खरीद पर कुछ इंसेंटिव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्क्रैपिंग सेंटर के लिए ज़रूरी फीड भी मिल सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ऑटोमोबाइल फिटनेस सर्टिफिकेशन पॉलिसी बनाएगा ताकि खराब और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चलने से रोका जा सके। इसके लिए फिटनेस सेंटर भी बनेंगे। स्टील स्क्रैपिंग सेंटर के लिए वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित खराब वाहन स्क्रैप फीड होंगे। इस नीति के तहत स्क्रैप प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित करने की बात कही गई है। ये राजमार्गों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रेलवेज के पास बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले 2 दशकों में वाहनों और व्हाइट गुड्स का इस्तेमाल बढ़ने से बड़ी मात्रा में एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट यानी ELP पैदा हो रहा है। इस नीति के लागू होने से स्टील उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाला लौह युक्त स्क्रैप उत्पादित हो सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को नकारात्मक ब्याज दर न अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप का कहना है कि दुनिया के कई देश लगातार अपनी ब्याज दरों में कमी कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को नुकसान हो रहा है। इससे नकारात्मक ब्याज दर एक बार फिर चर्चा में आ गई है। नकारात्मक ब्याज दर लागू होने का अर्थ है कि बैंक में अपनी बचत जमा करने पर ब्याज मिलने की बजाय बैंक जमाकर्ता से ही इसका शुल्क वसूलती है। ऐसी स्थिति में बैंक से उधार लेने वाले व्यक्ति को उधार ली गई राशि से कम धनराशि ही चुकानी होती है। नकारात्मक ब्याज दर उपभोक्ताओं को कम बचत और अधिक खर्च के लिए प्रेरित करती है। साथ ही ज्यादा धन बैंकों से उधार लिया जाता है। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। जब आर्थिक गतिविधि को नई रफ्तार देने के सभी उपाय असफल हो जाते हैं तो नकारात्मक ब्याज दर को अपनाया जाता है। सबसे पहले 2009 में स्वीडन ने नकारात्मक ब्याज दर को अपनाया था। मौजूदा समय में यूरोपियन केंद्रीय बैंक और जापान की केंद्रीय बैंक ने भी नकारात्मक ब्याज दर को अपनाया है। हालांकि नकारात्मक ब्याज दर के कई दुष्प्रभाव भी हैं। इससे सामान्य निवेश और बचत की प्रक्रिया उलट जाती है, क्योंकि इसमें एक बचतकर्ता ही इसकी कीमत चुकाता है। किसी भी देश में सरकार स्वयं सबसे बड़ी उधारकर्ता होती है। ऐसे में कई बार सरकार इतना अधिक ऋण ले सकती है जिसे वह चुकाने में सक्षम नहीं होती। इससे अर्थव्यवस्था के हर पक्ष पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा जिन देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया वहां के आंकड़े भी सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाते। हाल ही में लेबर फोर्स में महिलाओं के प्रवेश पर NSDC ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन के मुताबिक 2023 के अंत तक लेबर फोर्स में केवल 20% महिलाएं ही प्रवेश करेंगी। यह अनुमान 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग की लेबर फोर्स के लिए लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 तक अर्थव्यवस्था में 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की 7 करोड़ अतिरिक्त लेबर फोर्स जुड़ने का अनुमान है। नई लेबर फोर्स में लगभग 84% 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग की लेबर फोर्स होने की बात अध्ययन में कही गई है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर पिछले 1 दशक में महिला श्रम बल भागीदारी में धीमी गिरावट आई है। 2009 में महिलाओं की सहभागिता जहां 49.09% थी, वहीं 2019 में यह घटकर 47.66% रह गई है। NSDC के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच इसके घटकर 20.1% होने की आशंका है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक महिला श्रम बल भागीदारी के मामले में भारत, वियतनाम, चीन और सिंगापुर से काफी पीछे है। आपको बता दें कि NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका गठन वित्त मंत्रालय द्वारा 2008 में एक PPP मॉडल के तौर पर किया गया था। NSDC का मुख्य लक्ष्य बड़े, गुणवत्तापरक और लाभकारी पेशेवर संस्थानों की स्थापना कर कौशल विकास को बढ़ावा देना है। EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के संबंध में एक नई नीति अपनाई है। इसके मुताबिक यह 2021 के अंत से जीवाश्म ईंधन वाली ऊर्जा परियोजनाओं की फंडिंग नहीं करेगा। इस नई नीति के तहत EIB में ऋण के लिए आवेदन करने वाली ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यह दर्शाना जरूरी होगा कि वे 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के उत्पादन में 250 ग्राम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। हालांकि गैस प्रोजेक्ट्स अभी भी EIB से फंडिंग प्राप्त कर सकेंगे अगर वे नई प्रौद्योगिकियों मसलन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पर आधारित हैं। लेकिन परंपरागत गैस बर्निंग पावर प्लांट EIB से फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि EIB यूरोपियन यूनियन की ऋण देने वाली शाखा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बहुपक्षीय ऋण प्रदाता है। इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है।
यह वित्तीय रूप से स्वायत्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी करके धन कमाता है। इनोवेशन एंड स्किल, छोटे व्यापार, बुनियादी ढांचा और जलवायु व पर्यावरण इसके 4 फोकस क्षेत्र हैं। हाल ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। नए नियम बैंकों को छोड़कर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी FSPs पर लागू होंगे। हालांकि इनमें वे FSP ही शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर द इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी IBC 2016 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा। ये नियम FSP की इंसॉल्वेंसी और ऋण शोधन की प्रक्रिया के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। साथ ही इन नियमों में FSP द्वारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दिए जाने वाले एप्लीकेशन के लिए भी प्रावधान मौजूद हैं। आपको बता दें कि IBC 2016 कॉरपोरेट पर्सन्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स और पार्टनरशिप फर्म्स के पुनर्गठन, दिवालियापन के निपटान और ऋण शोधन के लिए एकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में इंडस्ट्रियल रिलेशंस से संबंधित पुराने कानूनों को समायोजित करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को मिलाने की बात कही गई है। इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि इसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी निश्चित अवधि के लिए रोजगार का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कंपनियां कामगारों को कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए हायर करती हैं। इस प्रावधान के जरिए कंपनियां कामगारों को फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हायर कर सकेंगी, लिहाजा कामगारों को एक सेफ गार्ड प्राप्त होगा। हालांकि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के मामले में उद्योगों को सीजनलिटी के संबंध में कुछ राहत दी गई है। कुछ उद्योग जो साल के कुछ खास महीनों में ही सुचारू रहते हैं और अधिकतम लाभ कमाते हैं, इस अवधि को उद्योगों की सीजनलिटी कहा जाता है। ऐसे उद्योगों में खास तौर पर पर्यटन उद्योग को शामिल किया जाता है। सरकार ने कंपनियों को कुछ खास मामलों में राहत देने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। बड़ी कंपनियों ने श्रम बल, छंटनी और कामगारों को नौकरी से निकालने जैसे मुद्दों पर कानून में लचीलेपन की मांग की थी। बिल में मौजूद प्रावधान के मुताबिक 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इससे पहले वाले ड्राफ्ट में यह संख्या 300 रखी गई थी। इसके अलावा कामगारों की छंटनी के लिए क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी सरकार ने वापस ले लिया है। लंबे अरसे से निर्माणाधीन रोहतांग टनल के सितंबर 2020 तक तैयार होने की उम्मीद है। 10,000 फीट लंबी यह टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल होगी। इसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काटकर बनाया जा रहा है। इस टनल के तैयार होने के बाद न केवल लाहौल स्पीति घाटी बल्कि लद्दाख की जास्कर घाटी के लोगों को भी जाड़े के दिनों में परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा विकसित की जा रही यह टनल कड़ी सर्दियों में भी रोहतांग दर्रे के आगे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह टनल रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगी। हालांकि लद्दाख तक 12मासी संपर्क साधने के लिए और अधिक टनल्स बनानी होंगी। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का बड़ा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। आपको बता दें कि BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इस संगठन का मुख्य कार्य देश के सीमाई इलाकों में सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करना है ताकि सैन्य बलों की रणनीतिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। 21 और 22 नवंबर को इंडियन स्टील एसोसिएशन ने स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस मौके पर स्टेटस ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्री नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की गई। स्टील कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीन स्टील मिशन की ओर प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। स्टील निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही ग्रीन स्टील है। इसके लिए स्टील निर्माण में कोयले के स्थान पर गैसों का प्रयोग, स्टील को रिसाइकल करना आदि प्रयासों की जरूरत है। गौरतलब है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पूर्वी भारत में ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इससे उस क्षेत्र के स्टील प्लांट्स को निर्माण के लिए गैस प्राप्त हो सकेगी। आपको बता दें कि भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चीन और USA के बाद फिनिश्ड स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। स्टील क्षेत्र देश की GDP में 2% के योगदान के साथ लगभग 25 लाख लोगों को स्टील या उसके सह क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है।
राष्ट्रीय स्टील पॉलिसी 2017 के तहत 2030 से 31 तक 300 मिलियन टन स्टील क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान स्टील क्षमता 138 मिलियन टन है। अगले महीने सार्वजनिक क्षेत्र की ब्लू चिप कंपनीज के लिए पहला फिक्स इनकम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने की तैयारी है। यह ETF ऐसे निवेशकों को नए विकल्प मुहैया कराएगा जो PSUs की प्रतिभूतियां रखना चाहते हैं, साथ ही अधिक तरलता की सुविधा चाहते हैं। चूंकि ETF एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड होंगे, इसलिए तुरंत खरीदे बेचे जा सकेंगे। ये ETF PSUs को मार्केट से उधार लेने के लिए नए विकल्प देंगे। वहीं निवेशकों को फिक्स डिपॉजिट की तुलना में ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। आपको बता दें कि ETF एक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक्स के समूह से बना होता है। यह किसी भी अन्य लिस्टेड प्रतिभूति की तरह ही खरीदा बेचा जा सकता है। ETF एक विशेष इंडेक्स पर आधारित होता है। इस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स ही ETF में शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि ETF सेंसेक्स पर आधारित है तो इसमें लिस्टेड सभी 30 स्टॉक्स ETF का हिस्सा होंगे। इस प्रकार ETF खरीदने वाला निवेशक उस इंडेक्स के सभी स्टॉक्स खरीद रहा होता है। इसके लिए उसे सभी स्टॉक्स को अलग अलग नहीं खरीदना पड़ता। हालांकि इंडेक्स फंड भी किसी विशेष इंडेक्स से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ETF इनसे भिन्न होता है। इंडेक्स फंड किसी भी अन्य म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसमें नेट एसेट वैल्यू इसमें शामिल प्रतिभूतियों के क्लोजिंग प्राइस पर निर्भर करती है, जबकि ETF में यह प्रतिभूतियों के करंट मार्केट प्राइस से जुड़ा होता है। इसी वजह से ETF पूरे दिन किसी भी साधारण स्टॉक की तरह खरीदे व बेचे जा सकते हैं। ETF की खरीद फरोख्त के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, जबकि इंडेक्स फंड सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदे जा सकते हैं। ETF ऐसे किसी भी तरह के एसेट या सिक्योरिटी से बनाए जा सकते हैं जिनका इंडेक्स हो या तरलता बाजार यानी लिक्विडिटी मार्केट हो। वैश्विक स्तर पर ETF बॉन्ड मुद्राओं और कमोडिटीज से मिलकर बने होते हैं। भारत में गोल्ड ETF ज्यादा लोकप्रिय हैं। इनमें निहित प्रतिभूति सोना है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को आने वाले 2 से 3 सालों में कोल बेड मीथेन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है। यह उत्पादन 2 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स करने के लिए कहा गया है। कोलबेड मीथेन कोयले के भंडार के साथ पाई जाती है। इसे निकालने के लिए कोयले की परतों में ड्रिलिंग करके भूमिगत जल को हटाया जाता है। इससे दाब में कमी आती है और कोयले से मीथेन मुक्त होती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक भारत में लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कोलबेड मीथेन के भंडार मौजूद हैं। ये भंडार देश के 12 राज्यों में गोंडवाना अवसादों में पाए जाते हैं। कोलबेड मीथेन के उत्पादन की ज्यादा संभावना वाले क्षेत्र दामोदर और सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं। मौजूदा समय में कोलबेड मीथेन के प्रोजेक्ट रानीगंज कोलफील्ड, झरिया कोलफील्ड के परबतपुर ब्लॉक और पूर्वी तथा पश्चिमी बोकारो कोलफील्ड में हैं। इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन, CNG, फर्टिलाइजर के लिए फीड स्टॉक के तौर पर, सीमेंट उत्पादन, स्टील उत्पादन और मेथनॉल के उत्पादन में किया जा सकता है। बीते दिनों संसद में पिछले 3 सालों में भारत आने वाले पर्यटकों के आंकड़े पेश किए गए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा विदेशी आय में भी वृद्धि हुई है। 2018 में बांग्लादेश, USA और UK से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए। 2016 से 2018 के बीच इन 3 देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि पाकिस्तान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 2016 के मुकाबले 2017 में बड़ी गिरावट आई है। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो साल 2018 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में तमिलनाडु अव्वल रहा। विदेशी पर्यटकों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे, जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक GDP ग्रोथ रेट 2012 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। 2019-20 की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट मात्र 4.5% आंकी गई है। वहीं ग्रॉस वैल्यू एडेड की वृद्धि दर भी पिछले साल की दूसरी तिमाही में 6.9% के मुकाबले इस साल केवल 4.3% रह गई है। आंकड़ों की माने तो विनिर्माण क्षेत्र की ग्रोथ रेट में पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले भारी गिरावट आई है। यह 6.9% से गिरकर इस बार मात्र 1% रह गई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में भी कमी आई है, जबकि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में भी गिरावट देखी गई है।
आपको बता दें कि एक वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन के अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। बीते दिनों संसद में किसान की परिभाषा को लेकर सवाल उठे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस सवाल के जवाब में किसान की परिभाषा देने के बजाय बताया कि कृषि राज्य सूची का विषय है। साथ ही कृषि जोतों के आंकड़ों की जानकारी भी मुहैया कराई। किसान की परिभाषा व्यापक तौर पर राष्ट्रीय किसान नीति में दी गई है। इस नीति को राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। परिभाषा के अनुसार किसान पद में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो फसलों को उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि मदों के उत्पादन की आर्थिक या जीविकोपार्जन गतिविधि में सक्रिय होंगे। इसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशनल होल्डर्स, खेतीहर, कृषि मजदूर, बटाईदार, काश्तकार, कुक्कुट और मवेशी पालक, मछुआरे, मधुमक्खी पालक, माली, पशुचारक, गैर व्यावसायिक पौधे लगाने वाले और पौधे रोपने वाले मजदूरों के साथ साथ कृषि से संबंधित व्यवसाय मसलन सेरिकल्चर, वर्मीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री का काम करने वाले लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा किसान पद में जनजातीय परिवार या ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो झूम कृषि एवं गौड़ व नॉन टिम्बर वन उत्पाद के संग्रह, प्रयोग और विक्रय से संबंधित हैं। बीते दिनों RBI ने 2019-20 के लिए मौद्रिक नीति का द्विमासिक स्टेटमेंट जारी किया है। इसके मुताबिक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे 5.15% रखा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए GDP की अनुमानित वृद्धि में कटौती की गई है। GDP वृद्धि को 5% अनुमानित किया गया है, जबकि पहले यहां आंकड़ा 6.1% था। स्टेटमेंट के अनुसार संकेतकों से पता चलता है कि डिमांड कमजोर रहेगी। साथ ही ग्रोथ को रफ्तार देने के मकसद से RBI ने मौद्रिक नीति को उदार ही रखा है। 3 दिसंबर 2019 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 451.7 बिलियन है। आपको बता दें कि मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी भारत के केंद्रीय बैंक RBI के पास है। इसे यह शक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के जरिए मिलती है। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। UNDP ने मानव विकास सूचकांक 2019 जारी किया है। 189 देशों की रैंकिंग में भारत ने एक पायदान के सुधार के साथ 129वां स्थान हासिल किया है, जबकि 2018 में यह 130वें पायदान पर था। इंडेक्स में इस साल भी नॉर्वे पहले, जबकि नाइजर आखिरी पायदान पर काबिज हैं। वहीं श्रीलंका 71वें, चीन 85वें, भूटान 134वें, बांग्लादेश 135वें, नेपाल 147, पाकिस्तान 152वें पायदान पर हैं। 0.647 अंक के साथ भारत को मध्यम मानव विकास वर्ग में जगह मिली है। 1990 से 2018 के बीच साउथ एशिया रीजन 46% की ग्रोथ के साथ तेजी से मानव विकास करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। इसी दौरान भारत की HDI वैल्यू 0.431 से 0.647 हो गई, यानी इसमें 50% का इजाफा दर्ज हुआ। रिपोर्ट कहती है कि भारत में समूह आधारित असमानताएं काफ़ी बढ़ी हैं, जिससे महिलाएं और लड़कियां विशेष तौर से प्रभावित हुई हैं। इसके चलते जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत को 162 देशों में से 122वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में एक नया सूचकांक भी पेश किया गया है, जो बताता है कि पूर्वाग्रह और सामाजिक मान्यताएं लैंगिक समानता में किस तरह बाधा डालती हैं। दुनिया भर में केवल 14% महिलाएं और 10% पुरुष ही लैंगिक पूर्वाग्रहों से सुरक्षित हैं। इसके मुताबिक क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन असमानता के नए रूप बनकर उभरे हैं, जो भविष्य में मौजूदा सामाजिक आर्थिक खाई को और गहरा सकते हैं। आपको बता दें कि HDI 3 संकेतकों जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता है। हाल ही में देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF भारत बॉन्ड लॉन्च हुआ है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की लॉन्चिंग को मंजूरी दी थी। इसका मकसद बॉन्ड बाजार का विस्तार करना और इसमें छोटे निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारत बॉन्ड ETF के ऐसे बास्केट की तरह है जिसे सरकारी कंपनियां या संगठन जारी करेंगे। इन बॉन्ड्स को एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन यह इक्विटीज की तरह निवेशकों को कंपनी पर ओनरशिप राइट नहीं देगा। हर ETF की एक तय मैच्योरिटी तारीख है। मैच्योरिटी के समय निवेशकों को मूलधन ब्याज के साथ मिलेगा। इन बॉन्ड्स की न्यूनतम यूनिट साइज 1000 रुपये है।
इसका प्रबंधन एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट करेगी। निवेशक कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए निवेश कर सकेंगे। 3 वर्षीय बॉन्ड अप्रैल 2023 में और 10 वर्षीय बॉन्ड अप्रैल 2030 में मैच्योर होंगे। इन पर नियमित डेट म्यूचुअल फंड की तरह टैक्स लगाया जाएगा। इसमें AAA रेटिंग वाली सरकारी कंपनियों को शामिल किया गया है। 3 साल के ETF विकल्प में REC, नाबार्ड और पावर ग्रिड जैसी कुल 13 कंपनियां शामिल हैं, जबकि 10 साल वाले ETF विकल्प में NHAI, IRFC और REC जैसी 12 कंपनियां हैं। इन ETF बॉन्ड्स से सरकारी कंपनियों को पैसा जुटाने का मौका मिलेगा। निवेशकों की सुविधा के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी भारत बॉन्ड्स इंडेक्स अप्रैल 2023 और निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2030 लॉन्च किया है। ये सूचकांक उन बॉन्ड्स के प्रदर्शन को ट्रैक करेंगे जो ETF बॉन्ड्स का हिस्सा बनेंगे। RBI ने लघु वित्त बैंकों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश निजी क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ऑन टॉप यानी कभी भी लाइसेंस आवेदन करने से जुड़े हैं। इनके मुताबिक लघु वित्त बैंक खोलने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए की पूंजी जरूरी होगी। पहले यह सीमा 100 करोड़ थी। अगर शहरी सहकारी बैंक लघु वित्त बैंक में बदलना चाहते हैं तो उनके लिए यह सीमा 100 करोड़ रुपए होगी। लेकिन कारोबारी परिचालन शुरू होने के बाद अगले 5 सालों में उन्हें अपना नेटवर्थ बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करना होगा। RBI लघु वित्त बैंकों को कारोबार शुरू करते ही अनुसूचित बैंक का दर्जा देगा और इन्हें बैंकिंग आउटलेट्स खोलने की सामान्य अनुमति होगी। इन लघु वित्त बैंकों को 500 करोड़ रुपए नेटवर्थ होने पर 3 साल के भीतर शेयर मार्केट में लिस्टेड होना अनिवार्य होगा। इन गाइडलाइंस के अंतर्गत 5 सालों तक सफल परिचालन करने वाले भुगतान बैंक लघु वित्त बैंक के लाइसेंस योग्य होंगे अगर वे इन पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। इससे पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक आदि को फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बैंक्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि RBI ने 2014 में नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर लघु वित्त बैंक से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे। इनकी स्थापना छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय समावेशन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए की गई है। ये कमर्शियल बैंक्स का एक छोटा और सीमित संस्करण होते हैं जो जमा और ऋण सुविधा दे सकते हैं। PMC बैंक घोटाले को देखते हुए RBI शहरी सहकारी बैंकों के ऋणियों के लिए नियमों को सख्त करने की तैयारी में है। इसका मकसद वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इन बैंकों की भूमिका को मजबूत करना और एकाग्रता जोखिम को कम करना है। यहाँ एकाग्रता जोखिम का अर्थ क्रेडिट जोखिम से है, जो किसी विशेष ग्राहक को बहुत ज्यादा कर्ज देने पर पैदा होता है। ऐसा माना जा रहा है कि नए उपायों से शहरी सहकारी बैंकों में मौजूदा लचीलेपन को कम किया जा सकेगा ताकि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। RBI के मुताबिक संशोधित नियम के बाद कर्ज की वापसी के लिए एक उचित समय सीमा तय की जाएगी। RBI ने 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट यानी CRILC रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत लाने का फैसला किया है। इन बैंकों के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचे को श्रेणीबद्ध तरीके से निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसका मकसद बैंकों के डिजिटल उत्पाद प्रस्ताव की प्रकृति, उसके प्रकार और पैमाने के आधार पर प्रगतिशील मजबूत सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को जरूरी बनाना है। साथ ही साइबर सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर यानी SOC की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि नए नियमों के बाद बड़े शहरी बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, जबकि छोटे बैंकों को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत लाने की भी तैयारी है। बीते दिनों संसद के दोनों ही सदनों से कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया। यह विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसमें घरेलू कंपनियों से वसूले जाने वाले कर की दरों को कम कर दिया गया था। मौजूदा वक्त में 400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली घरेलू कंपनियां जहां 25% की दर से कॉरपोरेट टैक्स चुकाती हैं, वहीं अन्य घरेलू कंपनियों के लिए इस टैक्स की दर 30% है। लेकिन संशोधन के बाद अब घरेलू कंपनियां 22% की दर से टैक्स दे सकेंगी। इसी तरह 1 अक्टूबर से स्थापित हो चुकी नई घरेलू कंपनियां 15% की दर से कॉरपोरेट टैक्स चुका सकेंगी। इन दोनों ही परिस्थितियों में शर्त है कि वे कंपनियां इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ छूट का दावा न करती हों। दूसरी ओर मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के भुगतान से संबंधित प्रावधान उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे
जो किसी कंपनी की निवल आय यानी नेट इनकम पर लगाया जाता है। हाल ही में सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम की अधिसूचना जारी की। नए नियमों के मुताबिक देश में कारोबार कर रही ई कॉमर्स कंपनियों को एफडीआई पॉलिसी कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य होगा। अब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को हर साल 30 सितंबर से पहले अपने ऑडिटर्स के जरिए पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट जमा करनी होगी। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियां सभी नियमों का सही तरीके से पालन करें। इससे यह आसानी से पता लग सकेगा कि ई वाणिज्य दिशा निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा की धारा 15 ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़ी हुई है। नया नियम इसी एक्ट के तहत लाया गया है। आपको बता दें कि फेमा को फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह पर 1 जून 2000 से लागू किया गया था। फेमा का मकसद विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशी भुगतान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाना है। गौरतलब है कि व्यापारी संगठन लंबे समय से आपत्ति जता रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनियां एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे खुदरा कारोबारियों के कारोबार पर असर हो रहा है। वे त्योहारी सीजन में इन कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले डिस्काउंट और छूट को लेकर भी सरकार को आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इन आपत्तियों को देखते हुए सरकार ई कॉमर्स के नियमन को सख्त कर रही है। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहली बार $450 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार 451.7 बिलियन दर्ज हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से इसमें अब तक 38.8 बिलियन की बढ़ोतरी हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने को रुपए के किसी भी तेज मूल्य ह्रास के खिलाफ कार्रवाई करने में आरबीआई की मजबूती के रूप में देखा जाता है। अक्सर आरबीआई इसके जरिए रुपए की मूल्य अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है और विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद करके घरेलू मुद्रा के मूल्य को सामान्य स्तर पर लाने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियां हैं। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधि भी कहा जाता है। इसमें रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार, विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि फॉरेन करेंसी के रूप में विदेशी परिसंपत्तियां, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच और स्पेशल ड्राइंग राइट्स शामिल किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर इस भंडार से देनदारियों का भुगतान भी किया जाता है। आरबीआई देश के फॉरेक्स रिजर्व का संरक्षक है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और प्रबंधन करता है। आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी को 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन संचालन के लिए खोल दिया है। बैंकों को एनईएफटी प्रणाली के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बचत खाता धारकों से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश भी दिया गया है। यानी अब लोग एनईएफटी से बिना कोई फीस दिए किसी भी समय पैसों का लेन देन कर सकेंगे, जबकि बैंक चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मनी ट्रांसफर के लिए चार्ज देना होता है। पहले यह सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक होती थी। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को इसका वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही रहता था। यह कदम देश भर में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस कदम से आरबीआई भुगतान प्रणाली वाले देशों के उस क्लब में शामिल हो गया है जो 24 घंटे किसी भी मूल्य के ट्रांजैक्शन और निपटान में सक्षम हैं। आपको बता दें कि एनईएफटी एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसके जरिए कोई व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट दूसरी बैंक शाखा में खाता रखने वाले किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकता है। इससे एक समय में 2 लाख रुपए तक की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की जा सकती है। बीते दिनों वाणिज्य विभाग ने नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जीईएम संवाद लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में देश भर के हितधारक और खुदरा विक्रेता शामिल होंगे, जिसे 19 दिसंबर 2019 से लेकर 17 फरवरी 2020 तक चलाया जाएगा। इससे खरीदारों की विशेष जरूरतों को पूरा करते हुए बाजार में स्थानीय विक्रेताओं को ऑन बोर्डिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
GEM संवाद के जरिए उपयोगकर्ताओं से फीडबैक हासिल किया जा सकेगा ताकि GEM प्रणाली में आगे चलकर सुधार किया जा सके। आपको बता दें कि GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत सरकार का एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों की सरकारी खरीदारी जरूरतों से जुड़े समाधान उपलब्ध हैं। GEM पूरी तरह पेपरलेस, कैशलेस ई मार्केट प्लेस है जहां कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ आम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। बीते दिनों RBI ने वर्तमान आर्थिक हालातों पर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में खास तौर पर GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात में वृद्धि पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2019 में 9.3% के मुकाबले सितंबर 2020 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के GNPA का अनुपात बढ़कर 9.9% हो सकता है। रिपोर्ट में इसकी मुख्य वजह मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य में आने वाले बदलावों, आर्थिक गिरावट में तेजी और गिरती क्रेडिट ग्रोथ के प्रभावों को बताया गया है। रिपोर्ट में सभी तरह के बैंकों यानी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के GNPA अनुपात में सितंबर 2020 तक बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल प्रोविजन कवरेज रेशियो मार्च 2019 में 60.5% के मुकाबले सितंबर 2019 में बढ़कर 61.5% हो गया है। राहत की बात यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के चलते कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी CRAR में सुधार हुआ है। आपको बता दें कि NPA ऐसे ऋण या अग्रिम राशि को कहा जाता है जिसका 90 दिनों में मूलधन या ब्याज नहीं चुकाया गया हो। NPAs को अवधि के आधार पर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि प्रोविजन कवरेज रेशियो यह दर्शाता है कि कोई बैंक अपने लाभ सृजन के जरिए बैड लोन से निपटने में कितना तैयार है। वहीं CRAR किसी बैंक की जोखिम भारित संपत्ति और वर्तमान देयताओं तथा उसकी पूंजी का अनुपात होता है। वित्त मंत्रालय ने अगले 5 साल के लिए अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश के लिए 102 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट भी जारी की। सरकार का यह फैसला देश को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले खर्च के पूर्वानुमान के लिए आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की थी। टास्क फोर्स ने 18 राज्यों में 102 लाख करोड़ की परियोजनाओं की पहचान की है। ये परियोजनाएं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं में होने वाले खर्च को केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र द्वारा 39:22 के अनुपात में साझा किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए फंड बजटीय और गैर बजटीय संसाधनों के अलावा बाजार से और राज्य के स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों से आएगा। सरकार ने इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र में कुल खर्च का सबसे ज्यादा लगभग 25% खर्च करने की योजना पेश की है। वहीं सड़क निर्माण के लिए 19%, शहरी अवसंरचना के लिए 16% और रेलवे के लिए 13% खर्च की रूपरेखा सरकार ने पेश की है। साथ ही सरकार अगले 5 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक अवसंरचना के लिए 3% खर्च करने जा रही है। बीते दिनों CCI ने भारत में ई-कॉमर्स की फंक्शनिंग पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बाजार और प्रतिस्पर्धा पर ई-कॉमर्स के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। CCI ने रिपोर्ट को मार्केट स्टडी ऑन ई-कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन नाम दिया है। इस अध्ययन का मकसद ई-कॉमर्स से बाजार प्रतिस्पर्धा में आने वाली बाधाओं का पता लगाना था। अध्ययन में ई-कॉमर्स की 3 बड़ी श्रेणियों उपभोक्ता वस्तुओं, सुविधाजनक सेवाओं और खाद्य सेवाओं को शामिल किया गया है। ई-कॉमर्स पर अध्ययन के लिए कई हितधारकों ने हिस्सा लिया था। अध्ययन में पाया गया कि इन 3 क्षेत्रों में ऑनलाइन कॉमर्स का महत्व बढ़ गया है। इसके साथ ही कीमतों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा में भी काफी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में CCI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सर्च रैंकिंग, कलेक्शन, यूज एंड शेयरिंग ऑफ डेटा, यूजर रिव्यू एंड रेटिंग मैकेनिज्म, रिवीजन इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और डिस्काउंट पॉलिसी जैसे पारदर्शी उपाय अपनाने को कहा है। आपको बता दें कि CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत किया गया था।
सीसीआई का मुख्य कार्य बाजार में प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाली किसी भी गतिविधि को समाप्त करना है। इसके अलावा देश में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी सीसीआई का ही काम है। सरकार ने इस अधिनियम में 2007 में संशोधन किया था। संशोधित कानून के तहत किसी भी प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और किसी एंटरप्राइज द्वारा प्रभावी पोजीशन का दुरुपयोग करने की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आरबीआई ने हाल ही में सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में संशोधन किया है। संशोधित फ्रेमवर्क के तहत यूसीबीज यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई के मुताबिक यूसीबीज की बिगड़ती माली हालत को देखते हुए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की तरह ही कार्यवाही की जा सकती है। बता दें कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों की वित्तीय स्थिति सही है। इस कार्रवाई के तहत कुछ मामलों में आकलन, निगरानी और नियंत्रण के लिए बैंकों पर कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल आरबीआई के मुताबिक अगर यूसीबीज 3 पैमानों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है। इनमें शामिल है, पहला, अगर इन बैंकों का एनपीए इनके नेट एडवांस का 6% से अधिक होता है। दूसरा, अगर लगातार 2 वित्तीय वर्षों में बैलेंस शीट पर नुकसान होता है। और तीसरा, यदि इन बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से नीचे गिरता है। आरबीआई की माने तो इन 3 मामलों में बैंकों से समय समय एक्शन प्लान और प्रोग्राम्स रिपोर्ट तलब की जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इन यूसीबी का किसी दूसरे बैंक में विलय के लिए बोर्ड अप्रूव्ड प्रपोजल मांगा जा सकता है। अगर बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से नीचे गिरता है तो उन्हें खुद को क्रेडिट सोसाइटी में बदलने का आदेश भी दिया जा सकता है। अंत में यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि यूसीबी लंबे समय से जमाकर्ताओं के हित में नहीं रह गया है तो उसका लाइसेंस रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है। बता दें कि आरबीआई ने यूसीबीज को परिभाषित नहीं किया है, फिर भी शहरी या उपनगरीय क्षेत्रों में मौजूद प्राथमिक सहकारी बैंकों को यूसीबी कहा जाता है। इन्हें 2 श्रेणियों यानी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है। हाल ही में IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा के लिए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी प्रस्तावित की है। नई योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा को रिन्यू कराने के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी, यानी कोई व्यक्ति मृत्यु होने तक अपनी बीमा पॉलिसी का लाभ उठा सकेगा। इससे कई वृद्धजनों और रोगियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में ज्यादातर बीमा कंपनियां 75 से 80 या 90 साल की उम्र तक ही बीमा की सुविधा देती है। IRDAI के मुताबिक सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता इस योजना को 1 अप्रैल 2020 से शुरू करेंगे और इसके लिए किसी पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी। IRDAI ने इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 जबकि अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की है। योजना के तहत 3 माह से 25 वर्ष की आयु तक के निर्भर लोगों को परिवार के अंतर्गत ही माना जाएगा। हालांकि 18 साल के वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर व्यक्ति पुरानी बीमा पॉलिसी को रिन्यू नहीं करा सकेंगे। संजीवनी पॉलिसी में पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन को भी परिभाषित किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब पॉलिसी को पोर्ट और माइग्रेट करना आसान होगा। बीमा धारक अब उसी बीमाकर्ता के पास पुरानी बीमा पॉलिसी से प्राप्त क्रेडिट को पुरानी शर्तों पर ट्रांसफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के साथ उचित उपचार देना है। इसके साथ ही बीमा उद्योग में ग्रोथ भी इसके मिशन में से एक है। हाल ही में मिशन पूर्वोदय लॉन्च किया गया। मिशन का उद्देश्य स्टील क्षेत्र के तीव्र विकास के जरिए पूर्वी भारत का उत्थान करना है। इसे एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कोलकाता नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए एक स्टील हब स्थापित किया जाएगा। यह स्टील हब लागत और गुणवत्ता दोनों ही मामलों में स्टील उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा और क्षमता में वृद्धि करेगा। बता दें कि देश के आर्थिक ढांचे में पूर्वी भारत का काफी अहम योगदान है। इन 5 राज्यों में देश की 80% लोहे की खानें, 100% कोकिंग कोयला और बड़े स्तर पर क्रोमाइट, बॉक्साइट और डोलोमाइट पाए जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय इस्पात नीति पर गौर करें तो पूर्वी भारत में इस्पात के क्षेत्र में 75% बढ़ोतरी की क्षमता है। इसके अलावा देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में भी इन राज्यों की काफी अहम भूमिका हो सकती है।
लिहाजा पूर्वोदय मिशन पूर्वी भारत में इंडस्ट्री 4.0 के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मिशन के 3 हिस्से होंगे। ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट्स के जरिए क्षमता में वृद्धि, एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पास स्टील क्लस्टर्स का विकास करना और लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना में सुधार करना। आरबीआई ने भारत को 2024 तक वित्तीय रूप से समावेशित करने की महत्वाकांक्षी रणनीति तैयार की है। आरबीआई ने 2019 से 2024 की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की घोषणा करने के दौरान इस बाबत जिक्र किया। इसने लक्ष्य रखा है कि टियर 2 से टियर 6 शहरों में आवश्यक डिजिटल वित्तीय सेवाओं से संबंधित अवसंरचना का विकास किया जाएगा ताकि 2022 तक इंडियन इकोनॉमी को लेस कैश इकोनॉमी बनाई जा सके। बता दें कि वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लिए मार्च 2020 तक प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में बैंकिंग संस्था की उपलब्धि सुनिश्चित करना आरबीआई के उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा आरबीआई का लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक मोबाइल के जरिए सभी वयस्कों की वित्तीय सेवा प्रोवाइडर्स तक पहुंच हो सके। सबको आधारभूत वित्तीय सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े सभी इच्छुक और पात्र वयस्क को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके इतर आरबीआई का मार्च 2022 तक पीसीआर यानी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को पूरी तरह ऑपरेशनल करने का प्लान भी है। कैबिनेट ने कोयला खनन में एफडीआई से संबंधित 2 नियमों में बदलाव के लिए मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। इस अध्यादेश के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 में संशोधन किया गया है। प्रमुख बदलाव के तहत एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन के नियम को हटा दिया गया है। बता दें कि कोयला खनन में 100% एफडीआई की अनुमति अगस्त 2019 में ही दे दी गई थी, लेकिन एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन की वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द लगभग 200 कोल ब्लॉक्स में से केवल 29 की ही नीलामी हो पाई थी। अब कोल ब्लॉक की नीलामी में कोई भी हिस्सा ले सकता है। इस बदलाव से उन कोल ब्लॉक्स की नीलामी में फायदा होगा जिनका अनुबंध 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञों की माने तो संभवतः यह भारत के ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दक्षता लाने में उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के साथ भूमिगत खनन की उन्नत तकनीक भी साथ में आएगी, जिससे कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन के तहत इस्पात, बिजली और कोल वॉशिंग से जुड़ी कंपनियों के अलावा अन्य किसी क्षेत्र की कंपनियां नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकती थी। सरकार ने 2023-24 तक कोयले के उत्पादन को 1 बिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा है। बीते दिनों यूएन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत को ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए संरचनात्मक सुधार जारी रखने होंगे। फिस्कल स्टिमुलस यानी राजकोषीय स्फुरण और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, निवेश और खपत को बढ़ावा देने से ग्रोथ में सुधार की संभावना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कम किया गया है। इसके अनुसार हर 5 में से 1 देश में इस साल प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। इससे इतर भारत के उन चंद देशों में शुमार होने की संभावना जताई गई है जहां 2020 में प्रति व्यक्ति आय 4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वी एशिया विश्व का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला और वैश्विक वृद्धि में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र बना रहेगा। अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और खतरे विषय को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट UNDESA यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स और अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का संयुक्त प्रयास है। इसमें 5 क्षेत्रीय आयोग भी शामिल हैं। इन आयोगों में इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक और इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया शामिल हैं। हाल ही में टेलीफोन क्षेत्र की 2 बड़ी कंपनियां वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। दरअसल अक्टूबर 2019 में कोर्ट ने एक आदेश में इन कंपनियों से 3 माह के भीतर सरकार को बकाया चुकाने को कहा था। गौरतलब है कि इन कंपनियों द्वारा पहले भी याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दिया था।
इस दौरान एक शब्द AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू काफी चर्चा में रहा। कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा की जाने वाली रिकवरी AGR पर आधारित है। बता दें कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन्हें दिए जाने वाले लाइसेंस के लिए केंद्र को शुल्क देना होता है। इसके अलावा उन्हें स्पेक्ट्रम के लिए भी चार्जेस देने होते हैं। ये शुल्क सरकार को रेवेन्यू शेयर के रूप में दिए जाते हैं। अब जिस रेवेन्यू अमाउंट को इस रेवेन्यू शेयर की गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे AGR कहते हैं। दूरसंचार विभाग के मुताबिक इस गणना में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जमा ब्याज और संपत्ति की बिक्री जैसे नॉन टेलीकॉम सोर्सेज से प्राप्त राजस्व सहित सभी राजस्व शामिल होंगे। हालांकि कंपनियों को इस बात पर आपत्ति है कि इसमें केवल टेलीकॉम सेवाओं से हासिल होने वाले राजस्व को ही शामिल किया जाए, न कि नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को। अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने वैश्विक गरीबी में हो रही बढ़ोतरी को केंद्र बिंदु मानकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का टाइटल टाइम टू केयर, अनपेड एंड अंडरपेड केयर वर्क एंड द ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक असमानता अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। जहां एक तरफ वैश्विक संपत्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भयंकर गरीबी भी बढ़ रही है। देखें तो यह बड़ा अंतराल अर्थव्यवस्था के त्रुटिपूर्ण और लिंग भेद आधारित होने की वजह से है, जहां धन और शक्ति कुछ अमीर लोगों के हाथों में है। परिणाम स्वरूप महिलाओं के शोषण की समस्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट की माने तो भारत के टॉप 1% अमीर लोगों के पास बॉटम 70% लोगों से 4 गुना ज्यादा संपत्ति है। वहीं विश्व स्तर पर बात करें तो केवल 2153 अरबपतियों के पास नीचे के 4.6 बिलियन लोगों से भी ज्यादा धन है। आपको बता दें कि एक्सट्रीम गरीबी की दर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 4% ज्यादा है, जो कि महिलाओं के पीक प्रोडक्टिव और प्रजनन काल में 22% तक चली जाती है। साथ ही साथ काम करने की आयु की 42% महिलाएं भुगतान की जाने वाली श्रम शक्ति से बाहर हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा केवल 6% है। इसका मुख्य कारण मुफ्त देखभाल से संबंधित कार्यों में महिलाओं की संलग्नता है। हाल ही में मूडीज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे समुद्री जलस्तर से सबसे अधिक एशियाई लोग प्रभावित होंगे। इसके प्रभाव से कुछ देशों में क्रेडिट रिस्क का खतरा भी बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जलस्तर में बढ़ोतरी धीमी प्रक्रिया है, फिर भी तूफान, साइक्लोन्स और बाढ़ की अधिकता इसके असर को बढ़ा देती है। इस वजह से निवेशकों में भय बना रहता है और उनके द्वारा इन क्षेत्रों में निवेश में कमी आती है। साथ ही साथ इन घटनाओं से प्रभावित क्षेत्र को फिर से विकसित करने में उस देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। देखा जाए तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे जापान और नीदरलैंड को भी जलस्तर बढ़ने से खतरा है, लेकिन विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था की वजह से वे इससे निपटने में सक्षम हैं। मूडीज किसी राज्य की रेटिंग मुख्यतः उसकी अर्थव्यवस्था और फिस्कल स्ट्रेंथ के आधार पर करती है। यह अमेरिका स्थित एक क्रेडिट एजेंसी है जो सभी संप्रभु देशों को इकोनॉमिक क्रेडिट देती है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग 188 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। 2020 के दौरान इस आंकड़े में 2.5 मिलियन की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। 15 से 24 साल के युवाओं की बात करें तो ऐसे लगभग 267 मिलियन युवा हैं जो किसी रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण वगैरह में शामिल नहीं हैं। वहीं 1.5 बिलियन लोगों को पूरा भुगतान न दिए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। ILO के अनुसार पिछले 9 सालों से वैश्विक बेरोजगारी स्थिर बनी हुई है। वैश्विक वृद्धि दर भी काफी धीमी बनी हुई है, जिससे नए रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे। दुनिया में इतनी व्यापक बेरोजगारी और उसमें हो रही वृद्धि के लिए ILO ने बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों और संरक्षणवाद को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों नकारात्मक प्रचलनों के चलते रोजगार पर खासा असर पड़ा है। ILO की बात करें तो इसका गठन 1919 में किया गया था और 1946 में इसे UN की विशिष्ट एजेंसी का दर्जा दिया गया। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करता है, जिससे बेहतर सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके और कार्यशीलता को भी प्रोत्साहन मिले। ILO इस रिपोर्ट के अलावा ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट भी जारी करता है। ILO ने 21वीं सदी में IT सेक्टर की भूमिका के संबंध में टेलीवर्क इन द 21st सेंचुरी एन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पब्लिकेशन भी जारी किया था। बीते दिनों ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनक्लेम्ड टेलको रिफंड्स पर अपनी बात रखी है। इसके मुताबिक दूरसंचार सेवा प्रदाता को उपभोक्ता के बिना दावे वाली संपूर्ण धनराशि को TCEPF यानी
टेली कम्युनिकेशन कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जमा कराना पड़ेगा। बता दें कि इस बिना दावे वाली धनराशि के अंदर अतिरिक्त शुल्क, सुरक्षा जमा और प्लान चार्जेस ऑफ फेल्ड एक्टिवेशंस भी शामिल हैं। अभी तक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा इस धनराशि को एक्सेस बिलिंग या फेल्ड एक्टिवेशन के तौर पर खुद के पास ही रख लिया जाता रहा है, परंतु अब सेवा प्रदाता जिस भी धनराशि को उपभोक्ता को लौटाने में सक्षम नहीं होंगे, उसका उपयोग TCEPF के द्वारा उपभोक्ता कल्याण के मद में हो सकेगा। आपको बता दें कि ट्राई एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत की गई है। इसका कार्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है, जिसमें टैरिफ लगाना और उसमें संशोधन करना भी शामिल है। बीते दिनों NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल चर्चा में रहा है। दरअसल बीते दिनों NCLAT के एक हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अधिकरण ने दिसंबर 2019 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का फिर से कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि इस अधिकरण का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत किया गया था। इस अपीलीय अधिकरण का मुख्य कार्य NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करना है। यह अधिकरण इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत NCLT द्वारा सुनाए गए फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों को भी देखता है। साथ ही इस अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्य कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशों के खिलाफ अपीलों की भी सुनवाई करना है। यह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई करता है।